हेलो, वेलकम वंस अगेन। जैसा कि हमने इससे पहले लास्ट वीडियो में सिंगल एंट्री सिस्टम एंड सोशल अकाउंटिंग पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 10th और टॉपिक का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके बाद हम इनकम टैक्स और उसके बाद पीएमएफएस और आईएफएमएस जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कॉस्ट। देखिए, जब भी हम अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग की कुछ ब्रांचेस को हमने क्लासिफाई किया है, जैसे कि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक हमने क्या किया, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने प्रिपेयर किए। सो देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड कहाँ पे हो जाता है, जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी तरह प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, जिसमें आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप ये प्रिपेयर कर लो और आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या होता है एंड। बैलेंस शीट आपको क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है परफॉर्मेंस। ठीक है, लेकिन देखिए, कंपनीज जो है डेफिनेटली कॉस्ट फैक्टर कंपनीज में तो होता ही है। लेट्स से एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मारुति की अगर हम बात करें, तो अगर वो कोई कार बना रही है, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो देखो, कार बनाने के लिए उन्हें कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, डेफिनेटली पड़ती है, जिसमें आपका क्या आता है, स्टील, आपका मिरर, आपका टायर का भी यूज़ होता है। तो क्या वो ये सब कुछ खुद थोड़े बनाती है, वो इसे आउटसोर्स करती है, क्योंकि मारुति को लगता है कि अगर ये सब पार्ट्स में खुद बनाने बैठ जाऊं तो मेरी जो कॉस्ट है पर यूनिट वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मारुति क्या कहती है कि इससे अच्छा है कि हम आउटसोर्स ही कर लें। अब देखिए, जब उन्होंने पार्ट्स लिए, उसको असेंबल किया, तो मारुति को पता चला कि कोई कार ए, उसको बनाने का खर्चा 8 लाख रुपया है। तो उसके बाद मारुति क्या करेगी, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगी ना। प्रॉफिट ऐड करने के बाद क्या, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन होगी। ठीक है, तो ये यहाँ तक आने के लिए, सेलिंग प्राइस तक आने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को ब्रेक करते हैं। और प्रोडक्ट की कॉस्ट को ब्रेक कैसे करते हैं, देखिए, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक, ये तो हो गया मटेरियल कॉस्ट, लेकिन आपको कुछ लेबर कॉस्ट भी हुई होगी। ठीक है, आपने अगर रेंट पे लिया है तो आपने कोई रेंट भी पे किया होगा। तो आप देखिए, आपकी जो कॉस्ट है बिसाइड्स प्रोडक्शन कॉस्ट, कुछ आपकी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। ठीक है, कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कॉस्ट्स आर लिंक्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन सब कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करना, हम क्या करते हैं, इन्हें क्लासिफिकेशन करते हैं इन कॉस्ट का, और ये पता करना कि पर यूनिट हमारी प्राइस क्या आ रही है प्रोडक्ट की। ठीक है, इसे हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, अपने प्रोसेस को कैसे हम और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। तो ये सारा देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपको एंड रिजल्ट बता देता है ना, कि सेल्स हुई इतनी, ठीक है जी, आपका प्रॉफिट हुआ इतना, आपका लॉस हुआ इतना। तो ये जो सेल्स है, ये प्रोडक्ट है, ये जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ये आपको कहाँ से बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे हो, तो आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो, प्रोडक्ट को बनाने के लिए यू विल इनकर कॉस्ट। और ये ज़रूरी है कि कॉस्ट का एनालिसिस करना। ठीक है, क्योंकि अगर आप कॉस्ट को ब्रेक डाउन नहीं करोगे, कॉस्ट को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो मोस्टली अगर मैं जनरली बात करूं, तो हमारे पास दो तरह की कॉस्ट आती हैं। या आपका इकोनॉमिक्स में भी है, ठीक है, और अकाउंटिंग में भी। इन कॉस्ट को हम कहते हैं, एक तो आपका कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, एक होता है जी आपका वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट वो वाली कॉस्ट हुई, अगर आप बिजनेस नहीं भी चला रहे, ठीक है, आप सिर्फ प्रोडक्शन नहीं कर रहे, आपने अपना प्लांट बंद रखा है, लेकिन उस बंद रखने के बाद भी अगर आप कुछ मिनिमम कॉस्ट इनकर कर रहे हो। अब आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, लेट्स से आपकी फैक्ट्री है, वो बंद पड़ी है, और आपने वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रखा है, सिक्योरिटी गार्ड को आप सैलरी दे रहे हो, तो ये आपका कंपोनेंट बनेगा किसका, फिक्स्ड कॉस्ट का। ठीक है, फिर आपका वेरिएबल कॉस्ट, जैसे ही आपने फैक्ट्री ओपन की, प्रोडक्शन स्टार्ट की, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आपने प्रोडक्शन की, आपकी कॉस्ट उतनी बढ़ी या कम हुई, जो भी है। अगर आपको एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा हो रहा है 5 रुपये, ठीक है, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट है सपोज करो 2 रुपये, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई, 3 रुपये। ये होता है वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कि जो आपकी प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है। अगर आप प्रोडक्शन करोगे तभी आप वेरिएबल कॉस्ट इनकर करोगे, अदरवाइज अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो आप सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करोगे। ये हो गया बेसिक सा एक ओवरव्यू कॉस्ट का। ठीक है, और
सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है उसमें क्या, मैनेजमेंट एक जैसे आपका कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग को जब आपने समझना है ब्रीफली, आपको क्या याद रखना है कि इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स, और हम ये देखते हैं कि किस पार्ट के साथ कितनी कॉस्ट एसोसिएटेड है। ठीक है। अकॉर्डिंगली, क्योंकि इवेंचुअली कंपनी का क्या काम है, ROI देखना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर 50 रुपये लगा के कंपनी कितना अर्न कर रही है, 5 लाख कमा के कंपनी कितना अर्न कर रही है, अगर मेरे को इससे ज़्यादा अर्न कर रहा है तो मेरे को पर यूनिट कॉस्ट कितनी बढ़ानी पड़ेगी, कम कितनी पकड़नी पड़ेगी, अगर मैं डिस्काउंट दूँ तो मेरा क्या लॉस होगा। तो ये सारा एनालिसिस क्या कहाँ से हमें पता चलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग से। ठीक है। चलिए आइए MCQ स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या पूछ रहा है हमसे, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट इज इनकर्ड बाय द फर्म। अब देखिए, हमेशा याद रखना, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है किसके साथ, प्रोडक्शन के साथ, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ लिंक नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आपने प्रोडक्ट बनाया और आप उसे मार्केट में ले गए, आपने उस पर एडवर्टीजमेंट किया, मार्केटिंग की, देखिए इसका प्रोडक्ट के साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन जब प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन रहा है, ठीक है, जहाँ पे वो बन रहा है वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप वेजेस पे कर रहे हो। ठीक है। और वो वेजेस डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ, कॉस्ट के साथ लिंक्ड हैं, तो डैट बिकम्स डायरेक्ट कॉस्ट। सो यहाँ पे लेकिन पूछ क्या रहा है, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट इज इनकर्ड बाय द फर्म विच हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड। देखिए ये जो टर्म है ना, हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड, ये भी एक टाइप की कॉस्ट है जिसे हम कहते हैं संक कॉस्ट, मतलब कि जो पैसा रिकवर नहीं होगा। कैन बी इजिली ट्रेसेबल टू अ प्रोडक्ट, ये एक फीचर याद रखिए कि इनडायरेक्ट कॉस्ट का, इट कैन नॉट बी ट्रेस्ड, इट कैन नॉट बी ट्रेस्ड। तो फर्स्ट और सेकंड तो गलत हो गए अपने। और कॉमन टू सेवरल प्रोडक्ट्स आर एग्रीगेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। देखिए एग्रीगेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं कहूँ ना, एग्रीगेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो ऑप्शन सी भी हमारा, सॉरी ऑप्शन डी हमारा गलत है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आर कॉमन टू सेवरल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। पूछ रहा है कि बैच कॉस्टिंग, देखिए कॉस्टिंग का एक टाइप होता है, एक होता है बैच कॉस्टिंग, एक होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है। तो कहता है कि बैच कॉस्टिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्री बैच बैच कॉस्टिंग का यूज़ करेगी, जो कंस्ट्रक्शन में है। अब एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कंपनीज जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में है वो किसका यूज़ करती हैं, किस टाइप ऑफ कॉस्टिंग का। ठीक है। जॉब बैच, ठीक है, वो देखते हैं। एंगेज इन सर्विस इंडस्ट्रीज, जी नहीं। वेयर डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जहाँ पर भी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे वहाँ पे किसका यूज़ होगा, बैच कॉस्टिंग का। इसके साथ बैच कॉस्टिंग के साथ आप कीवर्ड याद रख लीजिएगा, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो इससे थोड़ा आसान रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि अ फर्म हैज़ अ टोटल सेल्स वॉल्यूम ऑफ ₹4 लाख, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख, इफ द फर्म हैज़ मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, फाइंड आउट द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है। एंड देखिए, जब भी आपको ऐसा कुछ है ना, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने के लिए, तो हमेशा याद रखना, देयर इज अ टर्म कॉल्ड कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होता है आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स 4 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट है 2 लाख, तो आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, ₹2 लाख। ठीक है। डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स कितना आपका 4 लाख, और यहाँ पे आ गया जी 100। तो इट्स ऑप्शन ए, 50%। तो यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना आएगा आपका, 50%। तो सिर्फ आप याद रखिए, अगर कभी पूछ लिया, वैसे मैंने ऐसे ही करा दिया आपको ये क्वेश्चन, ताकि चलो एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। लेकिन JKSSB, हाँ, अगर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो वहाँ पे शायद पूछ सकते हैं,
तो बट चलिए नॉलेज के लिए अच्छा है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। देखिए सपोज करो अब आप एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, तो कोई इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए कर रहा है, कोई सब इंस्पेक्टर फाइनेंस या इंस्पेक्टर फाइनेंस जो भी है। तो आप क्या करते हो, आप कोई टारगेट सेट करते हो कि आज दिन में मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, और शाम को आप देखते हो कि मैंने एक्चुअल पढ़ाई की कितनी। ठीक है, टारगेट आपने सेट किया और एक्चुअल को कंपैरिजन करते हो। या तीन तरह के आउटकम्स होंगे, या तो आपने अचीव किया होगा, या आपने अचीव नहीं किया होगा, या ओवर अचीव किया होगा, जो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो ना अपना पढ़ाई का कंपैरिजन के लिए, व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड व्हाट यू आर सपोज टू अचीव। तो इन केस वहाँ पे कोई डेविएशन हुई, डेविएशन मतलब आपने बोला था मैं 3 चैप्टर्स कवर आज हो जाएंगे, बट हुए सिर्फ एक, तो 2 चैप्टर का डेविएशन है ना। तो ये आपने अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि स्टैंडर्ड सेट किया, आज आपको इतना पढ़ना है। लेकिन कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, तो वहाँ पे क्या होता है, कंपैरिजन होता है। किस किस का, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट विद फिक्स कॉस्ट का नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट विद वेरिएबल कॉस्ट इंटरचेंज किया है, डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक बार एक एग्ज़ाम में सेम ऐसा एक ऑप्शन पूछा हुआ था, तो अगर ए गलत है तो बी भी गलत है, थोड़ा इस ये भी देखा करो। डी में तो कह रहा है कि है ही नहीं कुछ। अब एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड कॉस्ट, सपोज करो कंपनी ने कहा था कि हमारा एक्चुअल कॉस्ट ₹3000 होगा, लेकिन पता चला ये 4000 निकला। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं एडवर्स। और कंपनी ने अगर कहा था 3000 खर्चा होना चाहिए, हुआ 2000, तो इसे कहते हैं फेवरेबल। ठीक है, एडवर्स या फेवरेबल दो आउटकम आएंगे आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 5, द मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक रिप्रेजेंट्स। देखिए स्टॉक की लेवल्स होती हैं, एक कंपनी जब भी स्टॉक लेवल मेंटेन करती है तो उनको कैटेगराइज करती है कुछ लेवल्स में। एक आपका होता है रीऑर्डर लेवल, ठीक है, मिनिमम लेवल, और एक होता है मैक्सिमम लेवल। ठीक है, मैक्सिमम लेवल हो गया कि कितना आप होल्ड कर सकते हो, मिनिमम इतना आपको करना ही पड़ेगा। और ठीक है, और आपका एक होता है रीऑर्डर लेवल, यहाँ पे आपने रीऑर्डर देना ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो एक होता है आपका डेंजर लेवल भी होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि द मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक रिप्रेजेंट्स अ लेवल वेयर नॉर्मल इशू ऑफ स्टॉक इज स्टॉप। देखिए इतना एक्सट्रीम नहीं होता, ये डेंजर लेवल पे होता है। मिनिमम क्वांटिटी डेट शुड बी हेल्ड एट एनी टाइम, ऑप्शन बी। तो देखो इशू ऑफ स्टॉक्स, यहाँ पे स्टॉक जो भी आपका होगा स्टॉक, वो स्टॉप नहीं होता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज लीन अकाउंटिंग। देखिए लीन, अब आजकल एक वर्ड बहुत ही अम, चर्चा में रहता है, लीन, आई वांट टू बी लीन। ठीक है, बॉडी मेरी लीन बॉडी हो। लीन का मतलब क्या, मतलब आप अपने आप को फिट करना चाहते हो। ठीक है, तो अकाउंटिंग में जब हम बात करते हैं लीन अकाउंटिंग की, तो सिंपल सी बात है कि हम अगर जब हम अगर घर का खाना खाना शुरू कर दें, क्लीन फूड, साफ सुथरा खाना, तो डेफिनेटली वी विल बिकम लीन। लेकिन अगर हम बाहर का कचरा कूड़ा करकट खाएंगे तो वी विल बिकम मोर मोर फैट। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जब बात हो रही है लीन अकाउंटिंग की, तो डेफिनेट सी बात है ये कुछ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या मैनेजमेंट प्रैक्टिस को इंप्रूव करने की बात कर रहा होगा। तो ऑप्शन ए देखते हैं कि असाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट टू गुड्स और सर्विसेज बेस्ड ऑन बजटेड अमाउंट्स। ये तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होगी। असेसिंग द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगेन। इंप्रूविंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ऑप्शन सी। देखिए लीन मैनेजमेंट या लीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब है कि वेस्टेज को कम करना, मिनिमाइज द वेस्टेज, मैक्सिमाइज द आउटपुट। ठीक है, अब कंपनीज में आप देखो दिन ब दिन क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिप्लेसमेंट हो रहा है, ह्यूमंस का रिप्लेसमेंट हो रहा है इसके थ्रू। अब आपने रोबोट रख दिया, तो रोबोट 4 बंदों का काम कर रहा है और ये भी इंश्योर कर रहा है कि कोई एरर ना हो। तो एवरी कंपनी वांट्स टू बी अ एरर फ्री कंपनी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सिक्स सिग्मा, जो इंडिया में डब्बा वालाज, बॉम्बे में, दे हैव मास्टर्ड दिस सिक्स सिग्मा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव किसका पूछ रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। मैक्सिमाइजिंग वेस्टेज, अचीविंग हायर आउटपुट, कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट, ये तो मुझे लगता है जिसने कभी बुक ना खोली हो वो भी आंसर कर सकता है। कभी भी एक्सट्रीम वर्ड मैक्सिमाइज वेस्ट, कोई ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं चाहेगी रिसोर्सेज का वेस्टेज करना। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बेस्ड ऑन फंक्शन, देखो अब कॉस्ट का फंक्शन ऑन द बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, कहता है कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू बेस्ड ऑन द फंक्शन,
production, distribution and administration, all of the above. On the basis of level of activity, level of activity समझो, मैं आपको ये टर्म समझाता हूँ लेवल ऑफ एक्टिविटी होता क्या है। सपोज करो ए कंपनी का लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑपरेट करने का है 30%, 50% एंड 100%। अगर तो वो कंपनी 100% पे ऑपरेट करेगी तो इट कैन मैन्युफैक्चर लेट्स से 500 यूनिट्स, लेकिन वो कह रही है कि अपनी कैपेसिटी का मैं सिर्फ 30% यूटिलाइज करूँगी, तो 150 यूनिट्स, 50% पे 250 यूनिट्स, इसे कहते हैं लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो जैसे ही आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, जब आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगी तो आप कॉस्ट को डिवाइड किस में करोगे। देखो, देखिए जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन पार्ट तो रहेगा, एक्टिविटी का पार्ट तो रहेगी फिक्स्ड कॉस्ट। आपकी वेरिएबल कॉस्ट, विद इंक्रीज इन एक्टिविटी वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज, बट देखा जाए तो सम अप होगा ना, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए राइट आंसर इज ऑप्शन सी। विच कॉस्ट मीन्स कॉन्स्टेंट पर यूनिट एज प्रोडक्शन एक्टिविटी चेंजेस। अब मैंने आपको बता दिया राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है, ओके। व्हाई इज कंट्रोल ओवर मटेरियल्स एसेंशियल। अब हम अगर मटेरियल कंट्रोल इश्यू जो हम करते हैं उसके ऊपर अगर हमें कंट्रोल इम्पोज करना है तो क्यों एसेंशियल है। देखिए, कंट्रोल करने से क्या होगा, हो सकता है थेफ्ट एंड खराबी रुके, ऑब्सोल्यूट स्टॉक्स एंड रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट, प्रिवेंट एक्सेसिव परचेज एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ मटेरियल, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। व्हाट फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर फिक्सिंग द रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल को जब आप रीऑर्डर लेवल फिक्स जब करोगे तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर फिक्सिंग द रीऑर्डर लेवल। देखिए, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और लीड टाइम। अब आपने मैक्सिमम स्टॉक लेवल तो मेंटेन रखा है, और लीड टाइम देखिए, लीड टाइम क्या होता है कि जब आप ऑर्डर दो और आपके पास वो ऑर्डर पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसे कहते हैं लीड टाइम, ठीक है। सो देखिए, ऑप्शन में लीड टाइम तो आएगा ही आएगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल, देखिए स्टॉक लेवल मैक्सिमम होना और मैक्सिमम कंजम्पशन, जब आपको कंजम्पशन पता होगी और लीड टाइम पता होगी तभी आप रीऑर्डर लेवल डिसाइड कर सकते हो। मैक्सिमम देखो ऑप्शन ए क्यों नहीं आएगा, आपकी स्टोर की कैपेसिटी है मैक्सिमम 100 यूनिट्स आप रख सकते हो, तो ये तो स्टोर की कैपेसिटी बता रहा है ना, लेकिन एक दिन में आप 100 यूनिट्स कंज्यूम करते हो वो जानना इंपॉर्टेंट है, आपकी कंजम्पशन कितनी है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग लेबर कॉस्ट एज लो एज पॉसिबल। देखिए, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन ए। अब लो रख रहा है, देखिए तो अट्रैक्ट तो की बात ही नहीं होगी, टू बैलेंस प्रोडक्टिविटी विद वेजेस, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। देखिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात हो रही है, वेजेस पे टू फोरमैन। अब देखो, फोरमैन को आपने वेज पे की, अब फोरमैन को आपने दफ्तर में रखा है बिजली के काम के लिए या जो भी कोई कुछ जो भी आपके दफ्तर में काम वगैरह है, लेकिन उसका और प्रोडक्शन का कोई लिंक तो नहीं बना डायरेक्ट, सुपरवाइज़र को दी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे को कोई एग्जैक्ट या अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल रहा अभी, लेकिन अगर हम ऑप्शन सी देखें, क्या कह रहा है कि वेजेस पेड टू वर्कर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो आपको किसी और को चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं, प्रोडक्शन आ गया, ऑप्शन सी को टिक कर दो। डायरेक्ट कॉस्ट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है, देखिए, द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। क्या पूछ रहा हमसे, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ ओवरहेड। द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, जी नहीं, कॉस्ट ऑफ फैसिलिटीज रिक्वायर्ड टू कैरिंग ऑन ऑपरेशंस, द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज दैट कैन बी कन्वीनियंटली चार्ज्ड। देखिए, डेफिनेशन ऑफ ओवरहेड याद रखना, दे कैन नॉट बी चार्ज्ड, मतलब जिन्हें आप ट्रेस नहीं कर सकते प्रॉपरली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर इज कॉल्ड ओवरहेड। व्हाट्स द पर्पस ऑफ डीप डिपार्टमेंटाइजेशन
इन ओवरहेड एलोकेशन। ओवरहेड्स का जब हम एलोकेशन करते हैं, देखिए सपोज करो एक कंपनी में आपके पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स या कोई फाइनेंस, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जब प्रोडक्शन होता तो हम ये हर डिपार्टमेंट का देखते हैं। सपोज करो कंपनी का टोटल जो हमारा सेल्स के साथ हमारी वॉल्यूम आ रही है ₹1,00,000, तो हम देखेंगे कि प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, इन सब का ये इनके साथ हम कंपेयर करते हैं, किसके साथ? टोटल सेल्स के साथ। क्यों कंपेयर करते हैं? ताकि हमें डिपार्टमेंट वाइज एफिशिएंसी पता चल सके, ठीक है, किस डिपार्टमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है और किसको कितना ओवरहेड एलोकेट हो रहा है। कहीं ये तो नहीं कि मार्केटिंग वाले मार्केटिंग पे ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स देखने होते हैं कंपनी को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टू सेग्रीगेट फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। व्हाट विल बी द बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट? देखिए क्या होता है कि देखिए आप अगर कहेंगे, आपने कहा मेरे को शॉप लेनी है, तो उसने कहा शॉप लेनी है कितने बाय, आपको 4x6 की शॉप लेनी है, 10x12 की शॉप लेनी है, 8x4 की शॉप लेनी है। तो किसी शॉप को बेचने का एक क्राइटेरिया सेट है अपोर्शनमेंट, क्या 4 फीट, 6 फीट, 10x12 की लेनी है, 8x4 की लेनी है। तो ये है कि बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट क्या होगा, किसमें? कॉस्ट फॉर वेलफेयर डिपार्टमेंट, मतलब एम्प्लॉयज़ का जो टेक केयर करता है वेलफेयर डिपार्टमेंट, जहाँ पे उनका ध्यान रखा जाता है, या वेलफेयर एक्टिविटीज़ की प्रमोशन वगैरह, ये सब कुछ, ठीक है। तो कहते हैं उसके लिए अपोर्शनमेंट का बेसिस क्या होगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ईच, देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ईच डिपार्टमेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री process costing is used? Oil refining, textiles and food production. Right answer is option D. bin card is, बेसिकली क्या होता है कि कंपनीज में जब मटेरियल वगैरह इशू होता है, मटेरियल इशू करने के बाद मटेरियल का हिसाब रखा जाता है। अब सपोज आप कहीं पे गए, आपको वहाँ पे रिसीट मिलती है, तो एक क्या है कि एक्नॉलेजमेंट, आप ये मान के चलो बिन कार्ड इज़ अ काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट है, किसकी एक्नॉलेजमेंट है? क्वांटिटेटिव एज वेल एज वैल्यू वाइज रिकॉर्ड। देखिए अब देखिए वैल्यू वाइज रिकॉर्ड का क्या मतलब है? आपको मैंने 10 यूनिट्स दिए किसी चीज़ के, बस मैंने अगर लिखा 10 यूनिट्स तो ये बिन कार्ड है। अगर मैं लिख लूँ 10 यूनिट 100 रुपये के, तो वो बिन कार्ड नहीं है। तो वही एज वैल्यू वाइज रिकॉर्ड, क्वांटिटी रिकॉर्ड ऑफ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रिसीव्ड, इशूड एंड बैलेंस। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स आर लाइकली टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग? जॉब कॉस्टिंग में क्या है? देखिए रियल एस्टेट, सपोज करो आप कोई गुड़गांव चले जाओ, वहाँ पे जो फ्लैट्स हैं अलग अलग तरह के हैं, ठीक है। कोई 1 करोड़ का है तो कोई 100 करोड़ का भी है, ठीक है। तो डिफरेंस, कुछ एमिनिटीज़ का डिफरेंस होगा, कुछ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या उससे बनाने का कुछ डिफरेंस तो होगा, ठीक है। तो रियल इस्टेट डेवलपर्स, ये कंस्ट्रक्शन, मैंने आपको क्वेश्चन 2 3 में बताया था कि हम एक क्वेश्चन में ज़रूर आएगा जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्शन लाइक रियल इस्टेट स्पेशली कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज़ करेगा? जॉब कॉस्टिंग। एक आपको होता है प्रोसेस कॉस्टिंग, एक होता है बैच। बैच हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो ये था कॉस्ट अकाउंटिंग का लेक्चर। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टैक्सेस, ठीक है। टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग FAA।